हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे बढ़िया वाले एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा। इसका कारण ये है कि ये जो सेशन है एमसीक्यूज का, अगर आप सिर्फ इसको अटेंड कर लेते हैं तो जो जितने भी क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आने वाले हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे वहां पर एग्जाम में बन जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो हमने एमसीक्यूज की सीरीज रन की थी अपने प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पर भी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे और कुछ जो है हमने अपने एमसीक्यू की सीरीज जो है वो बहुत एक लंबी सी सीरीज हमने रन की थी। और उसके बाद जब पेपर हुआ था तो उसमें से लगभग सारे ही क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में से आ गए थे। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें से सारे ही 40 क्वेश्चन लगभग ऐसे थे जो हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किए थे। तो एमसीक्यूज को जब हम डिस्कस कर रहे हैं या जब इसको डिजाइन कर रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं, जिससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में भी इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो पूरा पोर्शन है, चारों यूनिट जो इसकी है, उसके लिए आपको अलग से भी पढ़ना है और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, दोनों काम करना है। और हमारे प्लेटफॉर्म से, नेविगेट इंस्टीट्यूट से प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 उसके आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और आपके कारखाना निरीक्षक की जो पूरी वैकेंसी है जिसमें इतने सारी पोस्ट है, इसके कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप इनरोल करना चाहें अपने आप को तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैचेस जो है वो आप अटेंड कर सकते हैं हमारे ऐप पे। नेविगेट प्राइम जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके फिर उस पर आप ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो उसमें फुल फ्लेजेड बैच भी चल रहा है जिसमें आपको सारा ही सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जा रहा है। उसमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है, 4 यूनिट जो है वो मैं कवर करवा रहा हूँ और बाकी जो सिलेबस है वो भी दूसरे टीचर्स के द्वारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। और ऑनलाइन बैच है, वो ऑनलाइन कोर्स है जो आप अटेंड कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यूज का। ये हमारा दूसरा सेशन है। इससे पहले एक और सेशन में एमसीक्यू का लेकर आ चुका हूं, तो आप उसको भी जरूर देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे और बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई थी। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। आज बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स से मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारी स्कीम से रिलेटेड एमसीक्यूज भी है, कुछ मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हैं, क्योंकि आपको कुछ एमसीक्यू जो है वो मैनेजमेंट वाले टॉपिक्स के भी आज मैं लेकर के आया हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसका संबंध आपके इससे है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक्स से है। तो उसके भी कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ स्कीम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज भी हैं। फर्स्ट एमसीक्यू जो है या फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज द एस इन स्वॉट एनालिसिस स्टैंड फॉर? स्वॉट एनालिसिस में एस का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। स्वॉट एनालिसिस में एस का क्या मतलब होता है? ए स्ट्रेंथ, बी स्ट्रेटजी, सी सक्सेस और डी सपोर्ट। स्वॉट एनालिसिस में जो एस है, ये एस किसके लिए यूज में आता है या ये किस किस चीज को इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रैटेजी, सक्सेस और सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से आपको उसका आंसर पता होगा। ये आपके, अगर आप सिलेबस देखोगे तो जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में एक टॉपिक दिया हुआ है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस जो है ये एक मैनेजमेंट का टॉपिक है बेसिकली। इसका यूज मैनेजमेंट में किया जाता है, ठीक है। और मैनेजमेंट के अलावा इसका यूज जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैनेजमेंट एक उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इसका प्रयोग एंटरप्रेन्योरशिप में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है। और मैनेजमेंट के अंतर्गत ही एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर ही एक पोर्शन की तरह से आ जाता है। और क्योंकि आप जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें एकेडमिक्स का रोल है, तो ये एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ता है। तो इसका संबंध जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से भी है। तो इसलिए ये टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो स्वॉट एनालिसिस मैनेजमेंट का टॉपिक है वैसे, लेकिन इसका संबंध एंटरप्रेन्योरशिप के साथ भी है क्योंकि उसमें भी आपको स्वॉट एनालिसिस करना रहता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन
से रिलेटेड काम होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होती है, उसमें भी स्वॉट एनालिसिस का यूज किया जाता है, तो ये उसमें भी काम में आता है। स्वॉट एनालिसिस में जो स्वॉट शब्द है वो 4 शब्दों के एक्रोनियम को जोड़ करके बनाया गया है। एस जो है वो स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, स्ट्रेंथ्स क्या है। डब्ल्यू जो है वो स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस इन 4 शब्दों के एक्रोनियम से मिलके बना है। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कौन सी है और थ्रेट्स कौन से मौजूद है। तो इन चारों के एनालिसिस को इन चारों का जब एनालिसिस किया जाता है किसी भी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम में, तो उसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर ए फॉर आगरा, दैट इज स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस में एस का मतलब स्ट्रेंथ्स होता है, तो योर आंसर विल बी ए, दैट इज स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीकनेसेस इन अ स्वॉट एनालिसिस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वीकनेस का एग्जांपल है स्वॉट एनालिसिस के अंदर। कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो वीकनेस का एग्जांपल माना जाएगा स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत। 4 ऑप्शंस है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, बी लिमिटेड मार्केट शेयर, सी हाई कस्टमर लॉयलिटी और डी एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। आपको 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत वीकनेस माना जाएगा किसी फर्म के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी बॉडी के लिए, किसी बिजनेस हाउस के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी हो, इट कैन बी एनीथिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, इंस्टीट्यूशन, बिजनेस मॉडल के लिए इनमें से किसे वीकनेस माना जाएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन, लिमिटेड मार्केट शेयर, हाई कस्टमर लॉयलिटी और एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियसली इसमें से बी फॉर बॉम्बे यानी कि आपका लिमिटेड मार्केट शेयर जो है ये एक वीकनेस है आपकी। देखिए स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा माने जाते हैं, जबकि जो आपके अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा माने जाते हैं। तो इसमें जो आपके स्वॉट एनालिसिस में जो एस और डब्ल्यू है यानी कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि भाई आपकी क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, जबकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, एनीवे तो लिमिटेड मार्केट शेयर जो है ये एक वीकनेस मानी जाएगी किसी कंपनी के लिए, किसी बॉडी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी फर्म के लिए। अगर वो बिजनेस बिजनेस कंपनी है या बिजनेस बॉडी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए लिमिटेड मार्केट शेयर जो है वो एक वीकनेस है। बाकी 3 तो स्ट्रेंथ मानी जाएगी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन है तो ये स्ट्रेंथ है, हाई कस्टमर लॉयलिटी है तो ये स्ट्रेंथ है, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी है तो ये स्ट्रेंथ है। जो लिमिटेड मार्केट शेयर है वो वीकनेस है। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, दैट इज लिमिटेड मार्केट शेयर। ये स्वॉट एनालिसिस आपकी यूनिट 3 में एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। What does the T in SWOT analysis represent? SWOT एनालिसिस में T क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि SWOT एनालिसिस में T जो है वो थ्रेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, थ्रेट्स, टारगेट्स, ट्रेंड्स और टीम्स। तो सही उत्तर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा, दैट इज थ्रेट्स। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ए फॉर आगरा, दैट इज थ्रेट्स। थ्रेट का मतलब होता है जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस है, बेसिकली उसको हम थ्रेट बोलते हैं। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने या किसी भी मैनेजमेंट के सामने उसकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या बॉडी को लेकर के जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो जो चैलेंजेस होते हैं या जो शॉर्टकमिंग्स होती है, उसको हम मानते हैं कि वो उसके थ्रेट्स है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा, थ्रेट। बाकी ट्रेंड्स या टीम या टारगेट से इसका कोई लेना देना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर का जो की रोल है वो क्या होता है, जो प्राइमरी रोल है वो क्या होता है? ये भी आपकी थर्ड यूनिट में ही एक टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीपीओ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये भी आपके सिलेबस में जो है थर्ड यूनिट के अंतर्गत दिया हुआ है। सही आंसर क्या है? चार ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, बी हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सी मैनेजिंग द प्लेसमेंट एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स और डी कंडक्टिंग स्टूडेंट सर्वे। तो इसका जो टीपीओ का जो मेन रोल है इसमें से वो है प्लेसमेंट एक्टिविटीज को कंडक्ट करना या मैनेज करना। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, राइट। ये भी थर्ड यूनिट में टॉपिक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीपीओ। टीपीओ यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। तो जो कॉलेजेस में या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टीपीओ होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, उसके कई सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग देना, उनको सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड करना, उनके लिए जो है जीडीपीआई के सेशंस आयोजित करना, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल्स का आयोजन करना, इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करके उसको प्लेसमेंट के लिए इनवाइट करना, ये तमाम काम उसके रहते हैं। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट काम जो है, ये चार ऑप्शंस में से जो टीपीओ का काम है वो क्या होता है? मैनेजिंग दी प्लेसमेंट एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज और मैनेज करना, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके उसके लिए। बाकी जो है स्टूडेंट सर्वे कंडक्ट करना या हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये टीपीओ के काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर? अगेन टीपीओ के ही रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ये क्वेश्चन है। कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, अरेंजिंग इंटर्नशिप्स एंड इंडस्ट्री विजिट्स, मैनेजिंग द इंस्टीट्यूशन सोशल मीडिया एंड सुपरवाइजिंग कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें से टीपीओ का जो काम है वो क्या है? कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, arranging internships and industry visits, managing the institution's social media, and supervising campus infrastructure development. तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। आंसर विल बी बी। टीपीओ का काम क्या है इसमें से? तो टीपीओ का काम है इंटर्नशिप और इंडस्ट्री विजिट्स अरेंज करना, ताकि बच्चों को या जो कैंडिडेट्स है, जो स्टूडेंट्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट करना टीपीओ का इससे कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया मैनेज करना, इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना, वो भी उसका काम नहीं है। उसका काम जो है वो है इंडस्ट्री विजिट्स करवाना और इंटर्नशिप्स करवाना बच्चों को, मतलब उनको ट्रेनिंग देना, इंटर्नशिप्स देना, उनके अंदर स्किल्स इनकलकेट करना, जस्ट टू मेक देम एम्प्लॉयबल या मोर एम्प्लॉयबल, और साथ ही साथ इंडस्ट्री विजिट्स करना, यानी कि कैंपस बुलाना। बेसिकली इंडस्ट्री विजिट का मतलब होता है कैंपस को इनवाइट करना या इंडस्ट्री को इनवाइट करना बच्चों को प्लेसमेंट ऑफर करने के लिए। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम? इनमें से सीआईटीएस यानी क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, सीआईटीएस जो है उसका प्राइवेट प्रिमिटिव ऑब्जेक्टिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये सीआईटीएस स्कीम का क्वेश्चन है ना, क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ये जो सीआईटीएस स्कीम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव या प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव या सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? चार ऑप्शंस हैं। टू ट्रेन इंडिविजुअल्स इन टेक्निकल स्किल्स, टू ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स हु कैन टीच craftsman level skills, to provide apprenticeships in various trades, and to offer managerial training in industrial sectors। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस स्कीम का नाम क्या है? क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसका मतलब है कि ये इंस्ट्रक्टर्स को यानी ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने की स्कीम है। तो इसीलिए इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो आंसर विल बी बी। आप ये पढ़ते ही हैं, सीआईटीएस बहुत ही पुरानी स्कीम है, 1950 से चल रही है। और इसके अंतर्गत आईटॉट यानी आईटीओटी और एनआईटीएस, ऐसे दो तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं जिसके अंदर ये स्कीम के तहत
ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मल कॉलेजेस में इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है। इसके लिए दो तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होता है आईटीओटी और एक होता है एनआईटीएस। तो ये दो तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अंदर जो है वो सीआईटीएस के तहत ट्रेनिंग दी जाती है, आईटीओटी और एनआईटीएस। और ये सीआईटीएस जो है ये कैंडिडेट्स को स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की स्कीम नहीं है। ये टीचर मतलब जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं आईटीआई वगैरह में, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, उन ट्रेनर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग देने की स्कीम है। मतलब जो टीचिंग टीचिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उन ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर्स को ट्रेन करने की स्कीम है। इसका नाम ही है क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इंस्ट्रक्टर मतलब ट्रेनर, ठीक है। और इसके तहत आईटीओटी और एनआईटीएस करके दो इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा टू ट्रेन इंस्ट्रक्टर हु कैन टीच क्राफ्ट्समैन लेवल स्किल्स। इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करना, इंस्ट्रक्टर मतलब ट्रेनर्स को, जो फिर फर्दर जा करके आईटीआई और बाकी कॉलेजेस में ट्रेनिंग देते हैं। तो इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करना जो क्राफ्ट्समैन लेवल की स्किल्स सिखा सके बच्चों को। तो इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेन करना जो फिर बाद में क्राफ्ट्समैन लेवल की स्किल्स सिखा सके। अगला क्वेश्चन, ये भी ये सीटीएस का क्वेश्चन है। जो हमने पहले क्वेश्चन देखा वो सीआईटीएस का है। अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो सीटीएस का है, द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। सीटीएस जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी? द क्वेश्चन इज द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग सर्विस दैट इज सीटीएस वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट इज एमएचआरडी, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल जस्टिस। तो द करेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। ये जो सीटीएस स्कीम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये बहुत पुरानी स्कीम है, उस समय ये मिनिस्ट्री तो थी नहीं, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये तो अभी खुली है, 2015 में ये मिनिस्ट्री बनी है। तो ये मिनिस्ट्री तो तब थी ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को तब शिक्षा मंत्रालय बोलते थे, जो अब आजकल वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाने लगा है। तो ये भी इस मतलब ये थी तो सही, शिक्षा मंत्रालय तो था, पर इसने इसको लॉन्च नहीं किया। ये जो एटीएस, ये आपकी सीटीएस स्कीम है, सीटीएस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो द करेक्ट आंसर विल बी सी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा सीटीएस क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अब एटीएस वाला क्वेश्चन है। द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम दैट इज एटीएस इज गवर्न्ड बाय विच एक्ट इन इंडिया? ये जो एटीएस स्कीम है ये किस एक्ट के तहत लाई गई, मतलब किस एक्ट के तहत ये स्कीम बनाई गई, और उसी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ये स्कीम चलती है। तो वो कौन सा एक्ट है? अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्ट 1970, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्ट 2012 और लेबर वेलफेयर एक्ट 1948। ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है जिसको हम एटीएस के नाम से जानते हैं, ये एटीएस स्कीम जो है वो कौन से एक्ट के तहत गवर्न की जाती है, मतलब कौन से एक्ट के प्रोविजंस के तहत ये स्कीम चलती है? तो इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्ट 1970, सी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एक्ट 2012 एंड डी इज लेबर वेलफेयर एक्ट 1948। कौन से एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक एटीएस की स्कीम रन हो रही है या एटीएस की स्कीम में ट्रेनिंग दी जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा, दैट इज अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। आंसर है ए। 1961 में नेहरू जी के जमाने में, पंडित नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में एक एक्ट पास हुआ था, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। और इसी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के प्रोविजंस के हिसाब से ही एटीएस स्कीम जो है वो डिजाइंड है। तो सही आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा, अप्रेंटिसशिप एक्ट 19। का ईयर भी याद रखिएगा, ईयर भी अगर कोई पूछे कि भाई अप्रेंटिसशिप एक्ट किस ईयर में पास हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 1961 में यह एक्ट पास हुआ था, और इसी एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से आज भी एटीएस स्कीम चलती है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ पैसा भी मिलता है। ये जो एटीएस है, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है कैंडिडेट्स को, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब किसी न किसी
इंडस्ट्री में, वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, उस इंडस्ट्री में आपको काम सीखने को मिलता है, वहीं पर आपको ट्रेनिंग मिलती है, वहीं पर आपको काम करना होता है, वहीं से सर्टिफिकेट भी मिलता है। और मतलब वहीं से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सर्टिफिकेट तो गवर्नमेंट देती है, पर ट्रेनिंग जो है वो इंडस्ट्री में होती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट इंडस्ट्री में। ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, एक राशि, एक निश्चित राशि भी आपको दी जाती है, फुल फ्लेजेड सैलरी नहीं, पर एक अमाउंट जो है वो अप्रेंटिसशिप के रूप में आपको दिया जाता है, स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं, तो स्टाइपेंड के रूप में एक राशि भी मिलती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन अ स्वॉट एनालिसिस? इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो आप एक अपॉर्चुनिटी मानेंगे स्वॉट एनालिसिस के मुताबिक? इसे स्वॉट एनालिसिस के मुताबिक एक अपॉर्चुनिटी माना जाएगा? A, expanding into new geographical markets. B, high employee turnover. C, declining industry growth. और D, increased government regulations. इसको इसमें से किसे अपॉर्चुनिटी मानेंगे? एक्सपेंडिंग इनटू न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट्स, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ और इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसका सही आंसर ए आ जाएगा, राइट? आंसर विल बी ए। ए एक अपॉर्चुनिटी है, बाकी तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडस्ट्री की ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है, तो ये तो बुरी बात है, ये तो थ्रेट है एक तरह से। भाई ये तो एक तरह का क्या है, थ्रेट है ना, चुनौती है, ये तो चैलेंज है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ कम हो रही है, इंडस्ट्री ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है, तो ये एक तरह की नेगेटिव चीज है, ये तो थ्रेट है एक तरह। मतलब एक चैलेंज है, थ्रेट है कि हम उसको कैसे ऊपर उठाएं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाएं या कैसे उसको मेंटेन करते हुए चलें। तो इट बेसिकली इज अ थ्रेट। इंक्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये भी थ्रेट है। अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन इंडस्ट्री पे बढ़ता जाता है तो वो भी कोई अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जाता है और फ्री मार्केट या फ्री ट्रेड या फ्री जो एक लिबर्टी होनी चाहिए वो धीरे धीरे लिमिट होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं इंडस्ट्री पे या किसी कंपनी पे, तो वो भी उसकी लिबर्टी के लिए ठीक नहीं माना जाता, उसकी फ्रीनेस के लिए ठीक नहीं माना जाता है। तो ये भी एक तरह का थ्रेट है। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ये भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं है, ज्यादा एम्प्लॉयज टर्नओवर है, तो ये भी एक तरह से थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी किसको मानेंगे? जब आप किसी न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट में एक्सपेंड कर रहे हैं बिजनेस, तो वहां आपके लिए नए नए मौके खुलेंगे, नए अवसरों के द्वार खुलेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे, तो वो जो है एक तरह से अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती या मानी जाएगी। सही आंसर आ जाएगा। अगर आप किसी नए ज्योग्राफिकल मार्केट में जा रहे हैं, किसी नए भौगोलिक बाजार में जा रहे हैं, तो वहां का मार्केट आपके लिए खुल जाएगा, नए अवसर खुलेंगे, वहां का एक नया बाजार आपको मिलेगा, वहां पर आप अपनी चीजें बेच सकते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो सही आंसर आ जाएगा। इन स्वॉट एनालिसिस व्हाट इज द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स? स्वॉट एनालिसिस में थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या पर्पस होता है, क्यों थ्रेट्स को पहचानना जरूरी होता है? टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, टू फोकस ऑन improving strengths, to recognize potential risks that could harm the business, और to identify areas for expansion। क्यों थ्रेट्स को पहचानना या चिन्हित करना या उनको उनको समझना जरूरी होता है स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत या किसी भी बिजनेस को रन करते हुए? व्हाई इज इट नेसेसरी? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का क्या पर्पस है, क्यों आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए थ्रेट्स को स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत? थ्रेट्स को आइडेंटिफाई इसलिए किया जाना चाहिए ताकि जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम पहले से कंसिडर करते हुए चलें और उन पर काम करें या उन इसको, मतलब अगर हमें पहले से थोड़ा सा पता होगा कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, तो जो रिस्क फैक्टर है उसके लिए हम पहले से थोड़ा सा बिफोर हैंड तैयारी कर सकते हैं, ताकि हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी चीज हम रन कर रहे हैं उसको मिनिमम लॉस हो या कम लॉस हो, कम हार्म हो उस चैलेंज की वजह से या उस थ्रेट की वजह से। तो राइट आंसर विल बी योर सी फॉर कैलकाटा, टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियल रिस्क। अगर हम थ्रेट एनालिसिस करते हैं तो हम रिस्क को पहले से बिफोर हैंड जो है थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चल सकते हैं, जो हमारे बिजनेस को हार्म कर सकता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ फेवरेबल कंडीशन नहीं, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके आप फेवरेबल कंडीशंस का कैसे एडवांटेज ले सकते हैं? ये अपॉर्चुनिटीज के लिए कर सकते, मतलब ये अपॉर्चुनिटीज के द्वारा करते हैं।
आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई अगर करते हैं तो आप फेवरेबल कंडीशंस का एडवांटेज ले सकते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है ये आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स को लेके नहीं है, ये आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज को लेके है। अगर यहीं पर इस क्वेश्चन में थ्रेट की जगह अपॉर्चुनिटी लिखा होता तो फिर सही आंसर क्या होता, ए हो जाए। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं तो आप फेवरेबल कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो फोकस ऑन इंप्रूविंग स्ट्रेंथ नहीं, इसका भी थ्रेट से कोई लेना देना नहीं है। सही आंसर आ जाएगा सी कि अगर आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप जो भी रिस्क हो सकती है भविष्य में आपके बिजनेस में उसको पहले से बिफोर एंड तैयार कर लेते हैं और उसकी वजह से होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर देते हैं। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी फॉर कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ऑल्सो, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर और क्या करता है, ensures students adhere to the dress code, tracks placement records and statistics, manages the student attendance and designs the institution's marketing brochures या brochures। क्या करता है भाई? ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर और क्या क्या करता है ये आपको बताना है। तो योर करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। ये प्लेसमेंट का रिकॉर्ड और स्टेटिस्टिक्स डेटा भी मेंटेन करता है। तो योर आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। इंश्योर स्टूडेंट एडhere टू द ड्रेस कोड नहीं, ये काम पीपीयू का थोड़ी है कि बच्चों को ड्रेस कोड में बुलाए या उनको ड्रेस कोड का फॉलो करवाए। ये काम जो है कॉलेज के मैनेजमेंट का होता है, जो दूसरे दूसरे बॉडीज होती है। जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है या इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन है या इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट है वो ये सब ड्रेस कोड वगैरह डिसिप्लिन वगैरह फॉलो करवाता है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द टीपीओ डायरेक्टली। डायरेक्टली इसका कोई टीपीओ से लेना देना नहीं है, वो तो कॉलेज का जो मैनेजमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराता है रिगार्डिंग डिसिप्लिन एंड ड्रेस कोड एंड अटेंडेंस एंड एवरीथिंग। फिर तीसरा क्या है, सी मैनेजेस द स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं, स्टूडेंट का अटेंडेंस भी जो है वो टीपीओ नहीं मेंटेन करता, वो काम जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो अटेंडेंस वगैरह देखे। चौथा क्या है, डी डिजाइन द इंस्टीट्यूशन मार्केटिंग ब्रोशर। इस इंस्टीट्यूशन का जो मार्केटिंग ब्रोशर है उसको भी टीपीओ नहीं डिजाइन करता, उसके लिए भी मैनेजमेंट है इंस्टीट्यूट का। उसके लिए भी कौन काम करता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट काम करता है। हाँ, टीपीओ अपना डेटा जो है वो उसको दे देगा कि आप इसको ब्रोशर में डाल दो कि भाई इतने बच्चों को प्लेसमेंट मिला, इस डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट मिला, इतना पैकेज गया हाईएस्ट, ये सक्सेस रेट रहा, प्लेसमेंट का ये रेट रहा, इतने परसेंट बच्चे सिलेक्ट हो गए, इन कंपनीज में हुए, इतने इतने पैकेजेस पे हुए, क्या रेशो, वो अपना डेटा प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वो खुद जो है वो मार्केटिंग ब्रोशर को पब्लिश थोड़ी करेगा, डिजाइन थोड़ी करेगा। अपना डेटा प्रोवाइड कर देगा, बाकी मैनेजमेंट फिर उसको डिजाइन करवाएगा और पब्लिश करवाएगा। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग ब्रोशर है इसमें भी इसका मतलब इसको डिजाइन नहीं करता, अपना डेटा दे देगा भले लेकिन डिजाइन नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड और स्टेटिस्टिक्स रखना, कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, किस कंपनी में हुआ, कितने पैकेज पे हुआ, क्या उनको ट्रेनिंग दी गई थी, कितने बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, है ना, कौन सा पहली बार में हो गया, किसका दूसरी बार में हो गया, कितने कैंपस आयोजित करने पड़े, वो तमाम चीजों का रिकॉर्ड ये रखता है। जब ब्रोशर छपेगा तो उसको दे देगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, द करिकुलम फॉर ट्रेनिंग अंडर CITS, CTS एंड ATS, इट डिजाइन्ड एंड रेगुलेटेड बाय विच बॉडी इन इंडिया। ये जो तीन स्कीम्स है, ATS, CTS और CITS, इनके लिए करिकुलम कौन डिजाइन करता है इंडिया में? सिंपल क्वेश्चन है, इनके लिए कौन करिकुलम डिजाइन करता है? करिकुलम मतलब सिलेबस कौन डिजाइन करता है इनके लिए? ATS के लिए, CTS के लिए और CITS के लिए, इन तीनों के लिए करिकुलम कौन डिजाइन करता है? ओ है NCVE, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन। बी है DGT, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज MSDE। एंड फोर्थ वन इज नेशनल टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल, दैट इज NTEC। आपको बताना है कि जो तीन स्कीम्स है, ATS, CTS और CITS, इन तीनों के लिए करिकुलम कौन डिजाइन और रेगुलेट करता है? तीनों ही स्कीम्स के लिए करिकुलम का डिजाइन और रेगुलेशन कौन सी बॉडी करती है इन चारों में से?
एटीएस मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, और सीआईटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। सीआईटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, और एटीएस मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम और क्राफ्ट्समैन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, तीनों के लिए करिकुलम की डिजाइन और रेगुलेशन का काम कौन करता है? तो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज डीजीटी। डीजीटी जो है वो एक बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ये जो डीजीटी है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सीआईटीएस, सीटीएस और एटीएस इन तीनों ही स्कीम्स के लिए करिकुलम को डिजाइन और रेगुलेट करती है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका डीजीटी। डीजीटी मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। डीजीटी इनके लिए करिकुलम को डिजाइन और रेगुलेट करती है, बाकी तीन का इससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम? एटीएस का क्या फायदा है? एटीएस स्कीम का मतलब सबसे मेन फायदा क्या है? वैसे तो कई गो फायदे हो सकते हैं, पर सबसे मेन फायदा एटीएस का क्या है? ए, फ्री हायर एजुकेशन, बी, स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, सी, गारंटीड जॉब ऑफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और डी, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स। द करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। एटीएस का फायदा यह है कि पैसा भी मिल जाता है, ट्रेनिंग भी हो जाती है, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता रहता है, और ट्रेनिंग की ट्रेनिंग मिल जाती है इंडस्ट्री में, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है। तो ये मेन फायदा है उन लोगों के लिए जो फुल टाइम इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग नहीं ले सकते, जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो फुल टाइम जो है बिना किसी आर्थिक उद्यम में लगे हुए, बगैर किसी जॉब में लगे हुए, बगैर किसी रोजगार में लगे हुए फुल टाइम ट्रेनिंग लेना अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जिनके साथ है उनके लिए एटीएस जो है वो सबसे शानदार स्कीम है। तो इसका जो एक की फायदा है वो ये है कि इसमें स्टाइपेंड भी मिल जाता है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग पीरियड। तो ये इसका है, बाकी जो तीन है इसके फायदे नहीं है। फ्री हायर एजुकेशन नो, एटीएस में फ्री हायर एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है। फिर गारंटी जॉब ऑफर्स नहीं, गारंटी भैया किसी चीज की नहीं है। ऐसा नहीं है कि एटीएस से आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो गारंटी हो गई जॉब की। डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा वगैरह भी इसमें नहीं दिया जाता है ना। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी। इसमें सर्टिफिकेट मिलता है पर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट थोड़ी मिलता है। सर्टिफिकेट मिलेगा बट दैट वुड नॉट बी डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि गारंटी जॉब है, काम आएगा तो जॉब मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी। और हायर एजुकेशन हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। So the correct answer will be B for Bombay, that is stipend during the training period. ये एक फायदा इसका है। ये जो एटीएस है इसके तहत इंडस्ट्री में ट्रेनिंग मिलती है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी इंडस्ट्रीज में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस सीटीएस? सीटीएस के लिए कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, मतलब कौन इसमें एलिजिबल है सीटीएस के लिए अप्लाई करने के लिए? सीटीएस मतलब क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। A, only high school graduates, B, graduates of engineering programs, C, those who have completed their 10th standards, और D, only university graduates। सीटीएस के तहत जिसका 10th हो गया है वो अप्लाई कर सकता है। हाई स्कूल ग्रेजुएट क्या होता है? हाई स्कूल ग्रेजुएट तो कुछ होता ही नहीं है। जिसने 10th कंप्लीट कर लिया है वो लोग सीटीएस के लिए पात्र हो जाते हैं, वो सीटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। याद रखिएगा, ये जो सीटीएस स्कीम है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ये जो सीटीएस स्कीम है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, इसके लिए अगर आपको, इसके अंतर्गत अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए। 10th पास हो तो आप क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम्स के अंतर्गत इनरोल हो सकते हो, और ये आईटीआई के थ्रू ही चलती है। जो आपके हर जिले में आईटीआई बने हुए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उन्हीं आईटीआई में सीटीएस के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है मोस्टली। तो जो आईटीआई के अंदर जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं वो बहुत सारे उसमें से सीटीएस के अंतर्गत ही आते हैं। उसमें कोई ना कोई आपको कोई वेल्डिंग का, और कहीं कुछ फिटर का, और इलेक्ट्रिशियन का, ये जितने भी जॉब रोल्स होते हैं, चाहे वो वेल्डर हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सब जो है, मैकेनिक हो, वो सभी जो है सीटीएस के ही अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रशिक्षण आईटीआई
में दिया जाता है। तो सीटीएस के तहत जो प्रशिक्षण दिया जाता है ट्रेनिंग्स को आईटीआई में ही मिलता है मोस्टली। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर सी फॉर कैलकाटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sectors are eligible to employ apprentices under the ATS? एटीएस के तहत अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन आपको एम्प्लॉय कर सकता है, मतलब कहां आपकी ट्रेनिंग हो सकती है एटीएस के तहत? पब्लिक सेक्टर ओनली, प्राइवेट सेक्टर ओनली, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ओनली गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज? तो आप एटीएस में कहीं भी ट्रेनिंग ले सकते हो, इवन आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी इसको इनरोल कर दिया है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। अगर आप एटीएस के तहत इनरोल करते हो तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। गवर्नमेंट ने जिन जिन प्राइवेट का इंडस्ट्री के साथ उसमें टाई अप किया हुआ है या उनको परमिट किया हुआ है, एलिजिबल किया हुआ है, तो उसमें भी आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। तो आंसर विल बी सी। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। एटीएस के अंतर्गत अगर आपको ट्रेनिंग ले रहे हो तो आप किसी के भी अंतर्गत ले सकते हो। तो सही आंसर आ जाएगा सी। मतलब उसमें आपको पब्लिक या प्राइवेट किसी भी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग दी जा सकेगी। पब्लिक इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट रहती है, प्राइवेट वो रहेगी जिसको गवर्नमेंट ने परमिट किया है किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर। अगला क्वेश्चन, अंडर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम दैट इज एटीएस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम दैट इज एटीएस? एटीएस के अंतर्गत आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स, एम्प्लॉयर्स और इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और ट्रेड यूनियंस? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर आ जाएगा बी। इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो कॉलेज वॉलेज में नहीं होती, ये इंडस्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग होती है। एम्प्लॉयर्स या इंडस्ट्री जो होती है वो ट्रेनिंग देती है। एम्प्लॉयर मतलब वही कंपनी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, जो भी है। एम्प्लॉयर का मतलब होती है कंपनी या इंडस्ट्री जो आपको जॉब भी दे सकती है बाद में, ठीक है ना। तो जो एटीएस के तहत जिनको ट्रेनिंग मिलती है वो किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती। एटीएस के तहत जो ट्रेनिंग मिलती है वो आपको इंडस्ट्री में ही मिलती है, इंडस्ट्री में या एम्प्लॉयर के में। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, इंडस्ट्री वही। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयर भी कहलाएगी। तो एटी, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट देती है तो वो एम्प्लॉयर भी कहलाएगी। तो एटीएस के अंतर्गत जो ट्रेनिंग मिलती है वो किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूशन उसमें नहीं मिलती, इंडस्ट्री में मिलती है, एम्प्लॉयर्स के यहाँ मिलती है। तो सही आंसर आ जाएगा बी। और साथ ही साथ आपको पैसे भी मिलेंगे क्योंकि ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। मैंने आपको बताया ना, एटीएस का फुल फॉर्म ही होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का मतलब है कि ऑन जॉब ट्रेनिंग है, वहां पर आप काम भी करो और आपको पैसा भी मिलेगा और आप काम सीख भी रहे हो, ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ ही साथ आपको पैसा भी मिल रहा है, आप काम सीख भी रहे हो। हालांकि जो पैसा मिलता है वो स्टाइपेंड के फॉर्म में रहता है, फुल फ्लेजेड सैलरी नहीं रहती। जो आपको पैसा मिलता है वो स्टाइपेंड के फॉर्म में रहता है, फुल फ्लेज, क्योंकि अभी आप सीख ही रहे हो, आप ट्रेंड नहीं हो। अगर आप ट्रेंड हो तो आपको फिर फुल सैलरी मिलती है, क्योंकि आप काम सीखे हुए हो, आपको सिर्फ काम करना है, फिर आपको पूरी सैलरी मिलेगी, फुल फ्लेजेड सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप एटीएस के थ्रू हो, अभी एटीएस के अंतर्गत हो, तो फिर अभी आपको काम सिखाया जा रहा है, तो आपको पैसा मिलेगा पर वो फुल फ्लेजेड सैलरी नहीं होगी, स्टाइपेंड के फॉर्म में रहता है, ताकि आपका खर्च भी चलता रहे और आप ट्रेनिंग भी लेते रहो, सीखते रहो। अभी आपको काम आता भी नहीं ढंग से। तो सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस? एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन स्कीम और नेशनल एकेडमी ऑफ प्रमोशन स्कीम? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए। आपको बताना है कि जो ये आपका जो आपका एनएपीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप पार्टिसिपेशन स्कीम और नेशनल एकेडमी ऑफ प्रमोशन स्कीम? तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा। आंसर विल बी योर ए। एनएपीएस का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये भी एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
जिसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप देते हुए ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब पैसा भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी, ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये बाद में शुरू हुई है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी अगस्त के महीने में। तो ये जो एनएपीएस है ये बाद में शुरू हुई है, पर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलती है। उसमें भी आपको एक स्टाइपेंड के रूप में एक राशि दी जाती है, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी मिलती है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए। What is the role of trainers in an entrepreneurship development program? ये ईडीपी का क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आपके सिलेबस में यूनिट 3 में ही एक टॉपिक है, ईडीपी। ईडीपी मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, है ना। ये आपके सिलेबस में एक हिस्सा है, पिछली बार भी इससे क्वेश्चन आए थे, यूनिट 3 में आपको मिल जाएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ईडीपी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है ईडीपी से? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेनर्स इन एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनर्स का क्या रोल होता है, मतलब उसमें जो ट्रेनर्स होते हैं, व्हाट इज देयर रोल, व्हाट इज देयर रिस्पांसिबिलिटी? बेसिकली टू हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, to provide financial support to entrepreneurs, to impart knowledge, skills and attitudes to potential entrepreneurs, or to regulate business operations. न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, एंटरप्रेन्योरशिप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप्स के अंतर्गत नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड इंपार्ट करना, मतलब उनको देना, जो भी भविष्य में उद्यमी बन सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है, जिनमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग एंटरप्रेन्योर्स बनने के काबिल है, या इनमें ऐसे लग रहा है ऐसी क्वालिटीज है, उनको नॉलेज देना, स्किल्स देना, उनको एटीट्यूड, सही एटीट्यूड सिखाना। और टू रेगुलेट बिजनेस ऑपरेशन को रेगुलेट करना। एंड इट्स प्रीटी क्लियर, द आंसर विल बी सी फॉर कैलकाटा। अभी मैं आपको इसके बारे में हल्का सा नॉलेज भी देता हूँ। देखिए, ईडीपी जो होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है देश के अंदर उद्यमिता का विकास करने में योगदान देना, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप होगी? जब लोग, जो ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, या अगर नहीं भी आना चाहता कोई, तो उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना कि भाई अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्या क्या आगे एवेन्यूज है, कितने बड़े लेवल तक आप जा सकते हो, आप जो है लोगों को नौकरियां दे पाओगे, देश की इकोनॉमी में योगदान दे पाओगे, आप नौकरियां दोगे तो रोजगार दे पाओगे, लोगों को बेरोजगारी दूर करने में मदद करोगे, लोगों को जॉब दोगे, साथ ही आपका खुद का भी ज्यादा फायदा होगा, बिजनेस आप करोगे तो। क्या क्या परेशानियां आती है, क्या क्या चुनौतियां आती है, कैसे उनसे निपटना होता है, अगर आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है तो आप कैसे लोन ले सकते हो, आसानी से कम ब्याज दर पे कहाँ पे लोन मिलता है, बिजनेस में आने के लिए सही एटीट्यूड क्या होना चाहिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, अपने से नीचे आने, जो अपने से मतलब अपने अंडर में काम करने वाले लोग हैं उनसे काम निकलवाना आना चाहिए, है ना, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसे दें, ये सब आना चाहिए। तो बिजनेस करने के लिए क्या क्या जरूरी एटीट्यूड है, क्या क्या जरूरी चीजें जो आपको आनी चाहिए, तो वो सब बताया जाता है। तो सही आंसर आ जाएगा सी। इसमें जो ट्रेनर्स रहेंगे, ईडीपी के अंदर जो ट्रेनर्स रहेंगे, वो क्या काम करेंगे? वो ऐसे लोगों को जो कि उद्यमिता में आना चाहते हैं, या जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी जो भविष्य में उद्यमी बनने वाले हैं, या उसकी कम से कम वैसे रुझान रखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान रखते हैं, उनको नॉलेज देना, स्किल देना और सही एटीट्यूड बताना। ठीक है, ये इनका मेन रोल है। आगे अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्राइमरी फोकस काय में है? ये भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है मैनेजमेंट वाले खंड में, जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मेन फोकस काय पे रहता है, ये आपको बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। ए, डे टू डे ऑपरेशन, बी, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और डी, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। आपको ये बताना है कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, इसका प्राइमरी फोकस कहाँ पे है? डे टू डे ऑपरेशंस पे, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, और प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज पे। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप, अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे भविष्य में,
तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी। आंसर विल बी वी फॉर बॉम्बे। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो डे टू डे की हर दिन की प्लानिंग नहीं होती, वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, साल 2 साल की बड़ी, और उससे भी ज्यादा की बल्कि, जिसमें आप पूरे चीजों को पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। हर कि भाई पहले 2 महीने में ये अचीव करना है, इतना टर्नओवर होना चाहिए, उसके बाद के 3 महीने में इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना एक्सपेंशन करेंगे, इसी सेक्टर में जाएंगे, फिर उसके बाद इतना टर्नओवर होना चाहिए, जो लाभ होगा, जो पैसा मिलेगा उसको और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अगर मान लो कि कोई थ्रेट्स आते हैं तो उनसे कैसे निपटेंगे, हमारे पास कितना कैपिटल है, कितना सपोर्ट है। तो एक पूरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो पूरी स्ट्रेटेजी शुरू से अंत तक का एक रणनीतिक प्लानिंग जो होती है उसको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे निर्भर करती है। डे टू डे के ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू नहीं किया जाता, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, सही उत्तर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। जो लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, जैसे मान लो कि आपका गोल है कि मेरे को 5 साल में एक कंपनी खड़ी करना है जिसका टर्नओवर इतने करोड़ है, तो उसको अचीव करने के लिए जो पूरा आप 5 साल का खाका बनाओगे वो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसमें आप हर एक चीज पे कितने समय में क्या करना है, किस सेक्टर में, वो तमाम चीजें लेते हुए चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केट रिसर्च इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मार्केट रिसर्च का क्या रोल है? टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स वीकनेसेस, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स एंड ट्रेंड्स, टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको आरओआई बोलते हैं, और टू मेजर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। स्ट्रेटेजी प्लानिंग में कई सारी चीजें आती है, उसमें एक चीज है मार्केट रिसर्च। स्ट्रेटेजी प्लानिंग में बहुत सारी चीजें की जाती है, उसी में से एक चीज होती है मार्केट रिसर्च। अब मार्केट रिसर्च क्यों की जाती है, क्या कारण है मार्केट रिसर्च करने का? टू एनालाइज कॉम्पिटिटर्स वीकनेस नहीं, उसके लिए मार्केट मार्केट रिसर्च कोई क्यों करेगा भाई? अगर आपको आपके प्रतियोग जो आपका प्रतिस्पर्धा में जो है, जो आपके कंपटीशन में है, प्रतिस्पर्धी है, अगर आपको उसकी वीकनेस जानना है, उसकी कमजोरी जानना है, तो क्या मार्केट रिसर्च करना होगा? नहीं, उसकी वीकनेस तो उसको उसको एनालिसिस करने से मिलेगी ना। मार्केट रिसर्च करने से आपको आपके प्रतिस्पर्धी की वीकनेस कैसे पता चलेगी? फिर टू मेजर एम्प्लॉयमेंट सेटिस्फेक्शन, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको अपने अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय खुश है नहीं है उसके बारे में जानना है, तो मार्केट रिसर्च थोड़ी करोगे, वो तो इंटरनल रिसर्च होगी कि भाई आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग वो आपसे खुश है या नहीं है, उनको वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए मार्केट रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। फिर सी, टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और डी, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स एंड ट्रेंड्स। देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उसके लिए भी आपको मार्केट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो तो आप अपने आप ही कर लोगे, उसके लिए मार्केट रिसर्च थोड़ी करना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया था उससे आपको कितना रिटर्न मिला। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो आप अपने अकाउंट से ऑडिटिंग करके करोगे कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया था और इतना पैसा मेरे को उस पर रिटर्न मिल रहा है। तो वो आप अपने ही अकाउंट्स का, अपने ही डेटा का, अपने ही अकाउंट्स का, जो आपका इन्वेस्टमेंट का डेटा है और जो आपका रिटर्न का डेटा है, जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका पता चल जाएगा कि आरओआई क्या रहा, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का रेशो क्या रहा। उसके लिए मार्केट जाकर के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने डेटा पे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में मार्केट रिसर्च इसलिए की जाती है ताकि पोटेंशियल कस्टमर्स और ट्रेंड्स को पहचाना जा सके, कि भाई हम जो सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं या जो हमारा यूनिट लगा रहे हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो, प्रोडक्ट बेस्ड हो, उसकी मार्केट में कस्टमर्स है कि नहीं, मार्केट में उसका ट्रेंड है कि नहीं, इसको बोलते हैं। तभी तो आपका बिजनेस सफल हो पाएगा। अगर मान लो कि आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है, या ऑलरेडी जिसके 1000 लोग हैं बेचने वाले, तो फिर आप कैसे क्या उसमें काम करोगे भाई? आपको देखना पड़ेगा कि पहली बात तो जो चीज मैं बेचना चाह रहा हूं उसकी डिमांड कितनी है, और दूसरी है कि फिर उसमें मेरे को कंपटीशन कितना मिलेगा। अगर ऑलरेडी उसमें बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं तो आपको अपना प्लेस बनाने में दिक्कत होगी। तो ये तमाम चीजें, तो ये मार्केट रिसर्च इसलिए किया जाता है ताकि आप देख पाओ कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस जो आप शुरू करने वाले हैं उसके पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं, है या नहीं है, और है तो कितने हैं, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं।
इसके लिए मार्केट रिसर्च करते हैं। तो आंसर आ जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, ये तो कॉमन सेंस का ही क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप फुल फ्लेजेड कोर्स भी अटेंड करना चाहो, हमारे इसका प्रिंसिपल ग्रेड 1 प्रिंसिपल ग्रेड 2 एमपीपीएससी की जो वैकेंसी है, और डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और आपका फैक्ट्री, क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, तो ये जो है आपका, इसके लिए हमारे फुल फ्लेजेड कोर्स भी ऑनलाइन चल रहा है। तो आप नेविगेट प्राइम हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके आप अटेंड कर सकते हैं पूरा कोर्स। तो अगर आप उसमें इनरोल होना चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं, कॉल करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है ना, नेविगेट प्राइम अपना एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड करके अटेंड कर सकते हैं। उसमें पूरा कोर्स मिल जाएगा मेरा आपको, उसमें मैंने चारों यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ। पिछली बार भी हमने पूरा कोर्स करवाया था, और मेरा तो मतलब, मैंने पिछली बार स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया था, उसमें इट वाज लाइक कि उसमें से 40 के 40 क्वेश्चन हमारी क्लास में से ही आए थे, बल्कि 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो वर्बेटिम थे, जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं था, ऑप्शंस भी चेंज नहीं थे, जो मैंने करवाया था सेम एज इट इज आ गया था। तो इट हैड अ क्रेजी हिट रेट। एनीवे, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। विच गवर्नमेंट बॉडी इन इंडिया इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? ईडीपी को कौन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है? अब देखिए, कई सारी बॉडीज ईडीपी को ऑर्गेनाइज करती है, सबसे ज्यादा मोस्टली जो सबसे ज्यादा ईडीपी को ऑर्गेनाइज करता है वो कौन सी बॉडी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, दैट इज NIESBUD। कौन जो है वो ईडीपी को या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है? Which government body is India is most responsible for organizing entrepreneurship development program? EDP को हमारे यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, ये जो बॉडी है ये ऑर्गेनाइज करती है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। आंसर वुड बी सी फॉर कैलकाटा। ये जो बॉडी है इसका नाम जरूर याद रखना, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बता देता हूँ। NIESBUD, NIESBUD, NIESBUD। ये बॉडी जो है ये ईडीपी को ऑर्गेनाइज करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इसका काम ही है, मतलब बहुत सारे काम है, उनमें से एक काम है ईडीपी ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कंपनी, इंडस्ट्री, कुछ भी, कोई भी काम छोटा बड़ा कुछ भी अपना करना चाहते हैं, तो उनको गाइडेंस दिया जा सके, उनको ट्रेनिंग दी जा सके, स्किल दी जा सके, उनको और भी जो जो मदद हो सकती है, तो वो ईडीपी को ऑर्गेनाइज करने का काम इसी का है। इसका फुल फॉर्म से स्पष्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। ये देश में उद्यमिता विकास और छोटे उद्यमों को विकास देने के लिए काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, द डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्राइमरी यूज्ड फॉर? ये क्वेश्चन जो है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे तो शायद थर्ड यूनिट में, हाँ थर्ड यूनिट में ही आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये सब एकेडमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है। तो प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं कॉलेज के या इंस्टीट्यूट के, तो इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका संबंध एकेडमिक मैनेजमेंट या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। जैसे एकेडमिक फैसिलिटीज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, आपके इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज, एकेडमिक फैसिलिटीज, फिर आपके फैकल्टी नॉर्म्स। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका संबंध जो है वो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अकादमिक प्रशासन बोल लो। अब क्योंकि जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, ये जो वैकेंसीज हैं, तो ये जो पोस्ट है प्रिंसिपल ग्रेड 1 और ग्रेड 2, इसमें क्या होगा कि आप आईटीआई कॉलेज में प्रिंसिपल बनेंगे, और उससे क्या होगा, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे फैकल्टी नॉर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे आपको एकेडमिक फैसिलिटीज क्या होती है वो पता होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को एकेडमिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सको।
बच्चों को आप एकेडमिक सुविधाएं दे सको। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सब टॉपिक भी आपके सिलेबस में इंटेग्रल पार्ट की तरह से जोड़े गए हैं। तो ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का टॉपिक है ये। उस लाइब्रेरी मैनेजमेंट में क्लासिफिके बुक्स को क्लासिफाई करने के ये जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब जो किताबें वगैरह या जर्नल्स या मैगजीन जो भी है, लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं होती, किताबों के अलावा मैगजीन्स भी हो सकती है, जर्नल्स भी हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स भी हो सकते हैं, जो भी सामान होता है उस पूरे आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई करने की कई मेथड चलती है। उनमें से एक मेथड है डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये किस लिए यूज की जाती है? A. Cataloging library resources. B. Managing library budgets. C. Acquiring new books. और D. Providing library staff new training. काय के लिए इसका यूज किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ए। आंसर विल बी ए। ये जो डीडीसी सिस्टम है, डीडीसी मतलब डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये लाइब्रेरी में जितनी भी चीजें हैं उनके कैटलॉग की स्कीम है। उसको कैटलॉग कैसे किया जाता है, ठीक है, मतलब वो सिस्टम है कि लाइब्रेरी में जो रिसोर्सेस है उसको कैसे कैटलॉग किया जाएगा, उसके लिए ये क्लासिफिकेशन की मेथड है। कैटलॉग मतलब उसको व्यवस्थित करना, जमाना, ठीक है ना। तो ये जो डीडीसी डीडीसी सिस्टम है, डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये लाइब्रेरी रिसोर्सेस को कैटलॉग करने के लिए यूज होता है। ये याद रखिएगा, इसका संबंध लाइब्रेरी मैनेजमेंट से है। जो अलग अलग तरह की किताबें वगैरह है उसको कैसे इफेक्टिवली क्लासिफाई किया जाए, उसके लिए ये मेथड यूज होती है। अगला क्वेश्चन, इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट व्हाट इज ओपैक? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के संदर्भ में ओपैक का क्या मतलब होता है? ए. ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। बी. ऑफिस पब्लिक एक्सेस कंप्यूटर। सी. ओपन पब्लिशिंग एंड आर्काइव कलेक्शन। एंड डी. ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिक एक्सेस कोड। बताइए, इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट ओपैक का क्या मतलब है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑफिस पब्लिक एक्सेस कंप्यूटर, ओपन पब्लिशिंग एंड आर्काइव कलेक्शन, एंड डी. ऑर्गेनाइजेशनल पब्लिक एक्सेस कोड। ये जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको केवल लाइब्रेरी साइंस के बारे में इसका मतलब बताना है। तो आजकल ये शब्द खूब चलता है। इसका मतलब होता है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है। ए फॉर आगरा, तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा। अब ये खूब शब्द चलता है क्योंकि आजकल लाइब्रेरीज में भी सब ऑनलाइन चीजें, ऑनलाइन रिकॉर्ड ज्यादा हो गया है। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ओपेक का फुल फॉर्म होता है। मैं मतलब आप जब क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये मैं समझा भी दूंगा कि क्या होता है। ओपेक का मतलब होता है बेसिकली जो ऑनलाइन कैटलॉगिंग होती है, कंप्यूटराइज डेटाबेस होता है जिसमें लाइब्रेरी के पास जितनी भी होल्डिंग्स है उसको अवेलेबल करवाया जाता है ऑनलाइन। तो ये बेसिकली आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह की कंप्यूटराइज डेटाबेस होता है जो ऑनलाइन मौजूद रहता है, ऑनलाइन उपस्थित रहता है। तो ये एक तरह का कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस टाइप का होता है। और इस डेटाबेस के अंदर जो कंप्यूटराइज डेटाबेस है, इसके अंतर्गत उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के पास जो जो होल्डिंग्स है इन टर्म्स ऑफ बुक्स, इन टर्म्स ऑफ मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स एंड आपकी आपकी मैगजीन हो गई, रिसर्च पेपर हो गया, आपके किताबें हो गई, है ना, और भी जो भी जिस तरह का भी लिटरेचर है उसका कैटलॉग, उसको कैटलॉग्स में डिवाइड करके ऑनलाइन डिस्प्ले कर दिया जाता है डेटाबेस के माध्यम से, ठीक है ना, ताकि लोग ऑनलाइन एक्सेस कर सके कि क्या क्या चीजें इसमें है। और ये क्या है कि ये जो कैटलॉगिंग होती है ये आपको एक तरह से सेफ भी होती है। आपने उसको कहीं भी मतलब सेव करके रख दिया तो वो आप पे हमेशा रहेगी, मतलब उसके डैमेज होने का, फिजिकल चीजों के डैमेज होने का खतरा रहता है। अगर आपने उसको ऑनलाइन कर दिया तो उसके डैमेज होने का खतरा कम रहता है। आप उसको कहीं भी सेफ कॉपी, मल्टीपल कॉपीज करके रख सकते हैं। तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग ये होता है, ठीक है। सही आंसर आ जाएगा आपका ए। What does the term space management in academic facility management refers to? अब ये जो शब्द है ये एकेडमिक फैसिलिटी का है। ये भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, एकेडमिक फैसिलिटीज। तो ये जो टॉपिक है ये एकेडमिक फैसिलिटीज आपके सिलेबस में यूनिट 3 में आपको मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एकेडमिक फैसिलिटी मैनेजमेंट का
के अंतर्गत स्पेस मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस मैनेजमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज? The organization of classroom schedules, the optimization of the physical spaces for educational purposes, the allocation of funding for building construction, and the creation of space for students lounges. सही आंसर आ जाएगा बी. आंसर विल बी बी. स्पेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बच्चों को एजुकेशनल पर्पस के लिए जो फिजिकल स्पेस है वो पर्याप्त मिले. भाई क्लासरूम्स इतने मतलब काफी बड़े स्पेशियस होने चाहिए, या आपकी जो ये आपकी क्या बोलते हैं लाइब्रेरी है वो स्पेशियस होनी चाहिए, आपका जो लेबोरेटरीज है, लैब्स है, लैब स्पेशियस होनी चाहिए जिसमें सभी बच्चे आ सके, अपना काम कर सके. ऐसा पता चला कि क्लासरूम छोटा सा है, 50 बच्चे हैं, तो उसमें कैसे बैठेंगे? या मान लो कि आपके यहाँ लाइब्रेरी इतनी छोटी है कि उसमें बच्चे जाए बैठ ही नहीं पाते सारे, बहुत सारे एक साथ. या लैब जो है उसमें एक साथ 10 ही बच्चे रिसर्च कर पाते हैं, या एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, या उसमें काम कर पाते हैं. तो स्पेस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जितनी स्ट्रेंथ है कॉलेज में या इंस्टीट्यूशन में, उसके हिसाब से स्पेस भी होना चाहिए. जितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जितने बच्चे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या जितनी है, कैंडिडेट्स की संख्या जितनी है, ट्रेनर्स की संख्या जितनी है, ट्रेनर्स या कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स की संख्या के मुताबिक पर्याप्त स्पेशियस इलाका होना चाहिए, चाहे क्लासरूम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो लेबोरेटरी हो, तो उसको स्पेस मैनेजमेंट बोलते हैं. सही आंसर आ जाएगा बी. अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक फैसिलिटी मैनेजर? एकेडमिक फैसिलिटी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या होती है? Teaching courses, ensuring the safety and comfort of students and staff in campus environment, writing academic research paper और directing students admission. सही आंसर आ जाएगा बी, है ना? आंसर विल बी बी. एकेडमिक फैसिलिटीज के अंतर्गत आता है कि बच्चे और स्टाफ दोनों ही सेफ्टी और कंफर्ट के साथ कैंपस एनवायरनमेंट में रह सके, ये इंश्योर करना. टीचिंग कोर्स करना जो है वो एकेडमिक फैसिलिटी का मतलब पढ़ाना नहीं होता है ना, पढ़ाने के अलावा जो काम होते हैं ना वो, जैसे सैनिटेशन का ध्यान रखना, वाटर का ध्यान रखना कि बच्चों को पढ़ने के बच्चों को पीने के लिए अच्छा शुद्ध पानी 24 घंटे मतलब मिल सके, स्वच्छता रहे, सैनिटेशन रहे, बिजली वगैरह पर्याप्त रहे, लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था रहे, साफ सफाई रहे कैंपस में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी माहौल हो थोड़ा बहुत, है ना? ये सब, कैंटीन अच्छी प्रॉपर व्यवस्था है, फर्नीचर अच्छा है, पंखे वंखे एसी ठीक है, लाइटिंग ठीक है, ये जो बाकी की चीजें होती है, फर्नीचर ये सब आता है एकेडमिक फैसिलिटी. मतलब पढ़ाना एकेडमिक फैसिलिटी नहीं, उसके अलावा जो बाकी चीजें होती है वो एकेडमिक फैसिलिटी के अंतर्गत आती है. तो टीचिंग कोर्सेस पढ़ाना एकेडमिक फैसिलिटी में नहीं आता. कोर्सेस पढ़ाना तो टीचर्स का काम है. राइटिंग एकेडमिक रिसर्च पेपर नहीं, एकेडमिक रिसर्च पेपर भी इसके अंतर्गत नहीं आता. स्टूडेंट एडमिशन को डायरेक्ट करना नहीं, वो काम एडमिशन डिपार्टमेंट का है, एडमिशन डिपार्टमेंट का काम है वो. ठीक है ना? बच्चों की सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करना, और टीचर्स की या स्टाफ की, जो भी लोग काम कर रहे हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है, तो स्टूडेंट्स और स्टाफ में टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, इन सभी के कैंपस एनवायरनमेंट के अंतर्गत सेफ्टी और कंफर्ट इंश्योर करना कि भाई अच्छे मतलब फर्नीचर अच्छा हो, बिजनेस अच्छी हो, स्पेस अच्छा हो, साफ सफाई हो, पीने का पानी हो, कैंटीन हो, वॉशरूम्स वगैरह ठीक हो, है ना, सिक्योरिटी पर प्रॉपर रहे, ये तमाम चीजें इंश्योर करना. तो ये जो है बी आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन चैलेंज इन मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट? आज के जो मॉडर्न लाइब्रेरी मैनेजमेंट है उसमें कॉमन चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? मेंटेनिंग फिजिकल बुक्स ओनली, managing digital resources alongside physical ones, organizing book collections with a single classification system, or reducing the number of library staff. तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा बी फॉर बॉम्बे. आज के हिसाब से जो चैलेंज है वो ये है कि फिजिकल बुक्स और ऑनलाइन बुक्स, या जो भी है बुक्स में बुक भी आ गई, जर्नल भी आ गए, मैं आपकी मैगजीन्स भी आ गई, रिसर्च पेपर भी आ गए, सब आ गए. अब जब मैं बुक बोल रहा हूँ तो बुक इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, एवरीथिंग. तो ये जितना भी आर्टिफैक्ट्स या डेटा, ये जो रिसोर्सेस होते हैं, तो फिजिकल फॉर्म में और डिजिटल फॉर्म में दोनों में मेंटेन करते हुए चलना, क्योंकि आजकल डिजिटल फॉर्मेट में भी मेंटेन करना होता है और फिजिकल बुक्स के फॉर्मेट में भी. तो ये एक चैलेंज है, तो बी जो है वो सही है. बाकी जो है फिजिकल बुक्स, ऐसा थोड़े कि सिर्फ फिजिकल बुक्स ही है, या लाइब्रेरी स्टाफ को कम करना, ये भी कोई बात नहीं है.
व्हाट डज AICTE स्टैंड्स फॉर? AICTE का क्या फुल फॉर्म है? ये भी आपके सिलेबस में है। AICTE को आपको ढंग से पूरा का पूरा पढ़ना है। AICTE कब बना, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या काम करता है, इसका पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी अबाउट। व्हेन वाज इट फॉर्म्ड, कब स्टैब्लिश हुआ, कब जो है इसको संवैधानिक दर्जा, मतलब सॉरी वैधानिक दर्जा मिला, स्टेट्यूटरी दर्जा मिला। जैसे पहले तो ये केवल ऐसे ही बना हुआ था, अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था। बाद में फिर इसको एक लॉ बना करके, एक एक्ट बना करके स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया राजीव के दौर में, राजीव गांधी के दौर में 1987 में, व्हेन राजीव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये वैसे ही एक बॉडी थी, एक ऑर्डर से बनी हुई थी। बाद में एक एक्ट बना करके इसको स्टेट्यूटरी दर्जा दिया गया, मतलब वैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया। इसके क्या फंक्शंस है, क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या काम ये करता है, क्या क्या शक्तियां इसके पास है, पावर्स हैं, और इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसमें पूरी हायरार्की अधिकारियों की बनी हुई है, वो सब पढ़ना है। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AICTE का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये कौन से में लिखा हुआ है? ए में, तो आंसर आ जाएगा ए। AICTE का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये वैसे तो बहुत पुरानी संस्था है, 1945 में अंग्रेजों के जमाने से चल रही है, पर 87 में इसको स्टेट्यूटरी दर्जा दिया गया। When was the National Council for Vocational Education and Training NCVET established? NCVET कब बनी? NCVET 2018 में बनी। सही आंसर आ जाएगा आपका डी फॉर दिल्ली। NCVET जो है अभी हाल ही में 2000, हाल तो नहीं बोलेंगे अब, इसको भी टाइम हो गया, 2018 में पर बनी थी ये, याद रखिए। और NCVET जो है 2018 में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, ये 1 अगस्त को बनी थी, 1 अगस्त 2018। तो NCVET का फॉर्मेशन जो है वो 2018 में हुआ। 2 बॉडीज इससे पहले चल रही थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 2 बॉडीज थी, एक NCVE करके थी और एक NCVT, मतलब NCVT थी और एक NCVE, उन दोनों को मर्ज करके NCVT बनाई गई थी। 2018 विल बी योर करेक्ट आंसर। NCVET रेगुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? NCVET किसको रेगुलेट करती है? क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, करिकुलम डिजाइन फॉर हायर एजुकेशन, लाइसेंसिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और नन ऑफ अबव। तो ये जो है बेसिकली क्या क्या करती है? ये जो है ये करती है क्वालिटी अश्योरेंस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, है ना। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एनसीवीटी वर्क्स इन कोलेबोरेशन विद NSDC, DGT, ऑल ऑफ अबो और नन ऑफ अबो। ऑल ऑफ अबो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। ये दोनों के साथ कोलेबोरेट करते हुए काम करती है। एनसीवीटी जो है वो NSDC के साथ भी कोलेबोरेट करती है और DGT के साथ भी कोलेबोरेट करती है, दोनों के साथ कोलेबोरेट करते हुए काम करती है ना। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अब, क्योंकि ये जो NCVET है, NCVET NSDC के साथ भी मिलके काम करती है और DGT के साथ भी मिलके काम करती है। DGT मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, और NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों के साथ मिलके काम करती है NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये आज के सेशन को के अंतर्गत हमने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक के अलग अलग टॉपिक्स के MCQs मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। केवल इन सेशन को ही अगर अटेंड कर लें तो इट विल बी ग्रेटली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार भी 40 के 40 प्रश्न इन्हीं MCQs में से आ गए थे। देयर वाज नॉट ओनली अ सिंगल क्वेश्चन जो कि इससे बाहर आया। तो ये सेशन इतना सिग्निफिकेंट है, इतना कंसिक्वेंशियल आपके लिए रहने वाला है। तो ऐसे और भी सेशंस में लेकर के आऊंगा, और अगर आप फुल फ्लेजेड सिलेबस के को पढ़ना चाहें या पूरे कोर्स पढ़ना चाहें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना चाहे तो हम इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमने। हमारी जो एप्लीकेशन है नेविगेट प्राइम, उसके थ्रू आप ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेस करके अटेंड कर सकते हैं, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल करके पूछ लीजिए इंस्टीट्यूट पे। तो आप जरूर कोर्स को अटेंड कीजिए, तो आपको उसका फायदा मिलेगा। अब
इसी तरह के और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के मैं अगले सेशंस में आपके सामने उपस्थित रहूंगा। आज का ये सेशन अच्छा रहा, आप इसी तरह आगे भी जुड़े रहिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं, अगले ऐसे ही सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।